जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना एजेंट का स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजेंट इंस्टीट्यूट में। और आज हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट सेकंड। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, वैसे ही हम इस सीरीज में आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट थर्ड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर आपको मिलेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अगले 20 प्रश्नों को, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन, और इस सेशन में हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर अधिवेशन में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, है ना। पहला विकल्प है आपके सामने काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारती हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव, है ना। तो इनमें से कौन इंदौर अधिवेशन में संयोजक कौन थे इसके, ना, ये अब आपको बताना है। चलिए तो पहला प्रश्न जो है, इसमें अगर जो पहला विकल्प है काका कालेलकर, है ना, तो पहला काका कालेलकर ही इसका सही आंसर होगा। काका कालेलकर ही इसके संयोजक थे। इसकी जो अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और हिंदी साहित्य सम्मेलन के दृष्टि से ये 24वां, है ना, 24वां हिंदी साहित्य सम्मेलन था, जो इंदौर में आयोजित किया गया था 1935 में, 1935 में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा काका कालेलकर। अच्छा, काका कालेलकर जो है, इनका जो पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम है दत्तात्रेय। इनका पूरा नाम है दत्तात्रेय दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, ना, बालकृष्ण कालेलकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर इनका पूरा नाम है। ये 24वां अधिवेशन था और 1935 में आयोजित किया गया था। काका कालेलकर इसके संयोजक थे और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा विज्ञान के अनुसार देवनागरी लिपि का मूल स्वरूप कैसा है। मूल स्वरूप पूछा गया है, कैसा पूछा गया है कि मूल स्वरूप कैसा गया है ना। तो पहला विकल्प है वर्णनात्मक, है ना। तो जो हमारी वर्णमाला है भाषा विज्ञान के अनुसार देवनागरी लिपि जो है वो कैसी है, वर्णात्मक है ना, वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अक्षरात्मक। ठीक है, कैसा है, अक्षरात्मक है, सिलेबिक है। ठीक है, कैसा है, सिलेबिक। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको सिलेबिक बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अक्षरात्मक होने के साथ साथ कैसी ध्वन्यात्मक भी है, कैसी है, ध्वन्यात्मक, जिसे फोनेटिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोनेटिक भी इसको कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है प्रश्नों में हिंदी के वर्ण यूज करके वो इस तरीके के इस्तेमाल कर लेते हैं, सिलेबिक या फोनेटिक, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये हमारी जो देवनागरी है वो कैसे ध्वन्यात्मक भी है। ठीक है, ध्वन्यात्मक भी ध्वन्यात्मक भी है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है। ये प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है। तो जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है, दार्शानी, वागड़ी, डूडानी या कूर्मांचल, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डूडानी होगा ना। जयपुरी बोली को डूडानी नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसे हाड़ौती उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हाड़ौती उपनाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, जयपुरी जो है वो हिंदी बोली की है ना, हिंदी जो भाषा है हमारी, हिंदी भाषा की जो 5 उपवर्ग दिए गए हैं, जो 5 उपभाषाएं दी गई हैं, उसमें से राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो 4 बोलियां आती हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, उनमें से एक जो है जयपुरी। तो जयपुरी को डूडानी और हाड़ौती नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, भारत के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ना। क्या पूछा गया है, भारत के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 7 जून ना, 7 जून 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसने 1956 में, यानी इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ठीक है, चलिए तो अब ये थोड़ा डिफरेंस था, अब इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका साहब कालेलकर, ना। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बाल गंगाधर खैर होगा ना, बीजी खैर, इनको बीजी खैर के नाम से भी इनको जाना था, बीजी खैर, यानी तो बीजी खैर जो है वो इसके कौन थे, इस राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। 7 जून 1955 को यह आयोग गठित किया गया था और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत
करी थी। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है ड और ढ को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ड और ढ है। ठीक है, इनके नीचे क्या लगा हुआ, बिंदी लगी यानी नुक्ता लगा हुआ है। तो ये ड और ढ को क्या कहा जाता है, सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा, यानी विकसित वर्ण इनको कहा जाता है। इसके अलावा उनको क्या कहा जाता है, इसके अलावा इसको उच्छिप्त व्यंजन, है ना, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन। इसके अलावा इनको अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है ना, अतिरिक्त व्यंजन है ये। अच्छा, इसके अलावा इनको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन भी इनको कहा जाता है। तो इतने उपनामों से इनको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, विकसित वर्ण, उच्छिप्त, अतिरिक्त या द्विगुण व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये भी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में क्या होता है, गूंज उत्पन्न नहीं होती है। क्या नहीं होती है, नहीं होती है। अच्छा, परीक्षा में ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि नहीं पूछा गया है कि हाँ पूछा गया है, क्या पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ परीक्षा में हो जाती है, जल्दबाजी में पढ़ते समय हम जो है इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं ना, कि नहीं पूछा गया है कि हाँ पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, नहीं पूछा गया इसमें कि गूंज उत्पन्न नहीं होती है। किसमें नहीं होती, गुंजन में, ठीक है, अघोष में, है ना, सघोष में या अल्प प्राण में। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अघोष में नहीं होती है या सघोष में नहीं होती है ना। सघोष क्या होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनमें इनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न होती है, वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। जिनमें नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं, अल्प प्राण वे होते हैं जिनमें बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में निकलती है ना, वायु, प्राण का मतलब वायु जो है वो कम निकलती है बाहर बोलते समय। ठीक है, और जिनमें वायु अधिक निकलती है उनको महाप्राण कहा जाता है, कि आप जानते हैं। जैसे क अल्प प्राण है, क्योंकि क बोलेंगे तो बहुत कम वायु बाहर निकलती है, लेकिन ख बोलेंगे तो क्या होगा, बड़ी मात्रा में ज्यादा वायु बाहर निकलती है। तो ख जो है वो महाप्राण है, क जो है वो क्या है, अल्प प्राण है। तो इस तरीके से इनका विश्लेषण था। तो आपको उत्तर मिल गया होगा, है ना। क्या होता है, गूंज उत्पन्न नहीं होती हुए क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष। अब अघोष कौन कौन से, कंपन नहीं होता है ना, वो कौन कौन से ना, तो वो क्या होते हैं, आपके अघोष होते हैं, यानी जो आपके 5 वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग है उनमें से पहला ना और दूसरा वर्ड, यानी क और ख, च और छ, है ना, इस तरीके के जो पहले और दूसरे वर्ड जो हैं वो कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। पहला तथा दूसरा वर्ण ना, पहला तथा दूसरा वर्ण जो है वो कैसा है, अघोष है। अच्छा, सघोष क्या होता है, सघोष वे वर्ण है जिनमें ध्वनि तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, गूंज उत्पन्न होती है। यानी जो स्पर्श व्यंजन है ना, उसका कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ना, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो कैसा है, सघोष होता है। कैसा होता है, सघोष होता है। अच्छा, अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण वे हैं जिनमें वायु कम निकलती है ना, तो कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन में अगर आप देखेंगे तो कौन सा, पहला, ठीक है, इसके अलावा कौन सा, तीसरा, और कौन सा, पांचवा वर्ण। ठीक है, वो क्या होते हैं, अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। अच्छा, इसमें अगर आपको बताया कि महाप्राण कौन से हैं, तो महाप्राण जो वर्ण है वो कौन से हैं, वो कौन से, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या है, महाप्राण है। तो इनका भी ध्यान रखेंगे, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्सप्लेनेशन होना जरूरी है। चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 27, अगला प्रश्न है अर्ध स्वर क्या है ना, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर पूछा जाता है, तो अर्ध स्वर आप जानते हैं कि य और व जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अर्ध स्वर होते हैं। और ए और उ आपके क्या ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, ऋषि भी ह्रस्व होता है। ठीक है, और ये ल है। ठीक है, अच्छा, ऋषि ये तो आपका स्वर है और ये आपका व्यंजन है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। य और व जो होते हैं आपके क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। चलिए, तो ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है ना, रीतिकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रीतिकाल को हम श्रृंगार काल भी कहते हैं, श्रृंगार काल। ठीक है, क्योंकि इस काल में ना श्रृंगार पर जो है ना वो अधिक रचनाएं हुई थी। ठीक है, तो उसको श्रृंगार काल भी कहते हैं। तुलसीदास, कबीरदास, कविवृंद और सूरदास। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं ना, तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास के बारे में। ये क्या है, भक्ति काल के कवि है। क्या है ये भक्ति काल के कवि है। तो कविवृंद जो है वो क्या है, रीतिकाल के कवि है। कविवृंद जो है वो क्या है, रीतिकाल के कवि है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके अलावा देखते हैं तुलसीदास, है ना, तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि है और ये रामाश्रय शाखा के कवि है। ठीक है, भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के रामाश्रय शाखा के, तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कबीरदास जी के,
तो कबीरदास जी वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, है ना। तो ये कैसे निर्गुण है और ये कैसे संत या है ना ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। कैसे हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है, ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं? निर्गुण धारा के कवि हैं, ठीक है, निर्गुण धारा के कवि हैं, ये भी पूछा जाता है ना। तो निर्गुण धारा के कवि हैं और ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। किसकी? निराकार ब्रह्म ना, ब्रह्म को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके अलावा कवि वृंद जो है वो रीतिकाल या श्रृंगार काल के कवि हैं, ठीक है। सूरदास जी जो है वो कैसे हैं? भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। कैसे हैं? कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी सगुण काव्य धारा के कवि हैं, सगुण काव्य धारा, कृष्णाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। और ये साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, अतीत के चलचित्र किस विद्या की कृति है? अतीत के चलचित्र जो है वो किस विद्या की कृति होती है? कविता संग्रह होता है, रेखा चित्र संग्रह होता है, नाटक होता है या उपन्यास होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कविता संग्रह तो नहीं होता, ठीक है, रेखा चित्र संग्रह होता है। चलचित्र ना, अतीत के चलचित्र जो है वो विद्या पूछी है तो रेखा चित्र, ये महादेवी वर्मा का लिखा हुआ रेखा चित्र संग्रह है। कैसा है? महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, महादेवी वर्मा का है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं महादेवी वर्मा का है, लेकिन इसकी जो विद्या है ना वो क्या है? तो ये रेखा चित्र संग्रह है। क्या है? रेखा चित्र संग्रह है, नाटक नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेखा चित्र संग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित चिंतामणि क्या है ना, चिंतामणि। तो ये भी पूछा जाता है कई बार। काव्य संग्रह है, निबंध संग्रह है, संस्मरण है या रिपोर्टाज है? तो काव्य संग्रह आप जानते हैं कि क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कविताएं लिखी जाती है ना, कविताओं का संग्रह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काव्य संग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं है ना। निबंध संग्रह बिल्कुल सही है। क्या है? निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है ना। चिंतामणि जो है वो क्या है? निबंध संग्रह। संस्मरण क्या होते हैं? जिसमें अतीत के किन्हीं घटनाओं को याद करके, स्मरण करके उनको, उनके बारे में लिखा जाता है, तो वो संस्मरण होते हैं। तो संस्मरण भी नहीं है। रिपोर्टाज है ना, रिपोर्टाज एक नई विद्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टाज जो है पत्रकारिता और साहित्य का मिश्रण होता है ना। इसमें क्या होता है? इसमें किसी आंखों देखी किसी घटना का रचनात्मक और चित्रात्मक वर्णन किया जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्टाज के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रिपोर्टाज क्या है? साहित्य और पत्रकारिता का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है ना, ये बताना गलत कौन सा है। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि गलत पूछा गया है ना। कई बार क्या होता है कि हम सही लगा कर चले जाते हैं, जब पूछा गया होता है वहां पर गलत, है ना। तो ऑप्शन भरते समय गलती हो जाती है। प्राचीन, आधुनिक, पहला विकल्प है प्राचीन और आधुनिक। तो प्राचीन और आधुनिक का जो होता है वो सही विलोम है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन गलत पूछा गया, ध्यान रखना है, गलत पूछा गया है। उदार, कृपण, उदार का कृपण होता है, ये भी सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उन्नति और विकास, हाँ यहाँ पर कुछ दिख रहा है। उन्नति जो होती है, उन्नति और विकास एक दूसरे देखा जाए तो कैसे हैं, है ना, वैसे एक दूसरे के कैसे समानार्थी शब्द माने जा रहे हैं, ठीक है, लग रहा है समानार्थी हैं, एक दूसरे का ही पर्याय कह सकते हैं। उन्नति और विकास जो है, तो ये विलोम तो नहीं है। क्या नहीं है? विलोम नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रवेश और निर्गमन जो है वो आपके विलोम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उन्नति और विकास आपस में विलोम नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था कि गलत कौन सा है, गलत युग्म हमसे पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, और इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते ही हैं जहां पर अक्सर करके गलतियां हो जाती है। शुद्ध वाक्य वाला प्रश्न आना तो तय है, परीक्षा में आएगा ही आएगा, ठीक है। समारोह का उद्घाटन कल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ त्रुटि दिखाई दे रही है, समारोह का उद्घाटन। तो यहाँ पर उद्घाटन लिखते हैं तो क्या लगता है? द में हलंत लगता है ना। द कैसा होता है? आधा यूज होता है। उद्घाटन होता है, उद्घाटन, ठीक है। तो यहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक त्रुटि दिखाई मिल गई है, तो ये तो सही नहीं होगा। वह अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित था। देखिए अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता। क्या होता है? अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं। तो यहाँ पर भी त्रुटि दिखाई दे रही है। यह निर्णय निर्विवाद है, यह निर्णय निर्विवाद है, यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है। अगला विकल्प देख लेते हैं, हमें निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। तो देखिए यहाँ पर भी त्रुटि है। निःशुल्क जो होता है वो इस तरीके से नहीं, कैसे लिखा जाता है? निःशुल्क लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है? निःशुल्क लिखा जाता है, विसर्ग लगता है नि के बाद, ठीक है। अभ्यर्थी जो होता है वो क्या होता है? अभ्यर्थी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अभ्यर्थी, ठीक है। क्या लिखा जाता है? अभ्यर्थी लिखा जाता है, ठीक है, अभ्यर्थी लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी त्रुटि थी, तो हमें दिख गया होगा निर्विवाद, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ऐसे प्रश्नों पर, ऐसी त्रुटियों पर बड़ा ही ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, काफी फोकस करना है कि ऐसी गलतियां आपसे बचने ना पाए। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है ना, इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है, क्षमा, स्वार्थ, घृणा या संतोष। ठीक है, बोलने में तो ठीक लग रहे हैं लेकिन लिखने में ये सही नहीं है। क्षमा इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, क्षमा लिखा जाता है इस तरीके से ना, क्षमा। ठीक है, तो ये तो गलत था। स्वार्थ, ठीक है, तो स्वार्थ जो है ये तो सही लिखा हुआ है, स्वार्थ में कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देख लेते हैं घृणा, है ना, तो घृणा में ये है, ये यहाँ त्रुटि है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है इस तरीके से ना, यहाँ यो है, ये वाला ऋणा खाली आता है इसमें। ठीक है, अच्छा संतोष जो है, संतोष में ये श जो नहीं आता है, कौन सा आता है, षटकोण वाला आता है। ठीक है, संतोष इस तरीके से लिखा जाता है, संतोष। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, संतोष, है ना, संतोष। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलिए, तो हमें सही वर्तनी पहचानी, स्वार्थ इसका सही वर्तनी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है ना, तो ये इसको स्किप करते हैं, बढ़ते हैं। वैसे जल प्रदूषण का जो होता है वो क्या होता है, औद्योगिक अपशिष्ट और ताप, खेती का विवरण। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने ये, जहां यह उपमेय नहीं वह उपमान है जैसी निषेध स्थापना की शैली से कथ्य रखा जाए वहां होगा। बहुत अच्छा आपके सामने ये प्रश्न है। इस प्रश्न को ये मैं तो कहूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। जहां यह यानी उपमेय नहीं, यानी किसी जब हम उपमेय और उपमान की तुलना करेंगे और यहाँ पर ये कहा जाएगा ये उपमेय नहीं उपमान है, यानी जिसे तुलना करनी होती है हमें उसी को मानेंगे। ठीक है, तो ये उपमेय नहीं वह उपमान है। ठीक है, जैसी निषेध स्थापना की शैली से कथ्य रखा जाए वहां होगा, कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, अलंकार का काफी बढ़िया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अपनोति अलंकार या उपमा अलंकार। ठीक है, तो बड़ा ही इनका विश्लेषण करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समय लेंगे इस प्रश्न के लिए और आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है ना, रूपक अलंकार वहां होता है, तो इससे रूपक अलंकार से पहले उपमा अलंकार को समझना जरूरी है ना। देखिए रूपक और उपमा दोनों लगभग जो है वो एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को पहचानना है और वो अंतर आप लगभग जानते भी होंगे। उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, रूपक अलंकार में भी किया जाता है सेम काम ना। अच्छा अब इसमें क्या है, उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपमा अलंकार में क्या होता है, वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा, सी, से, है ना, इस प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। अच्छा उपक अलंकार और उपमा अलंकार दोनों में ही उपमेय का उपमान से ना क्या किया है, तुलना की जाती है, दोनों से ही कंपेरिजन किया जाता है। लेकिन रूपक अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे बोलते हैं, बोले हरिपद कोमल कमल से, क्या बोलते हैं, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से ना, कोमल कमल से। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से शब्द आ गया, तो से क्या है, यहाँ पर वाचक शब्द है, यानी हरि के पद जो है, यानी प्रभु ईश्वर भगवान के पद जो है, जो चरण है वो कमल के समान कैसे हैं, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर हरिपद जो है वो क्या है, उपमेय है, क्या है, उपमेय है। ठीक है, और जो कोमल है ये क्या है, साधारण धर्म है, क्या है, साधारण धर्म, यानी जिसके आधार पर तुलना की जा रही है, यानी किस उसमें परिप्रेक्ष्य में तुलना की जा रही है, कोमलता के आधार पर की जाती है। तो कोमलता जो है, कोमल शब्द जो है वो साधारण धर्म है। कमल क्या है, ये उपमान है, क्या है, उपमान है। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जा रही है, और से, सा, सी से जो प्रयोग हो रहे हैं ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके वाचक शब्द होते हैं। तो उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि रूपक अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें देखते हैं, अच्छा उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जैसे मनु, है ना, मनु, मानो, है ना, मनहु। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का, जनो, जानो, जाने हो, इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, चलिए अब होता है उपनति अलंकार। उपनति अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर उपमेय नहीं उपमान है, इस प्रकार से माना जाता है। उपमेय को, उपमेय जो जिसकी तुलना करनी होती है, हम उसे इतना बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा इतना ज्यादा बढ़ा करके प्रयोग करते हैं कि अच्छा ये नहीं समझेंगे कि इसमें हाइपरबोल हो जाएगा। हाइपरबोल का मतलब क्या है कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगी, होगी तो यहाँ पर तुलना ही। ठीक है, तुलना इस प्रकार से की जाएगी कि जैसे वो उपमान से भी अधिक है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है यह, एक अच्छा उदाहरण लेते हैं, जैसे बोलते हैं यह चेहरा नहीं। ठीक है, क्या बोलते हैं यह चेहरा नहीं, यह चेहरा नहीं, 14वीं का चांद है।
क्या बोलते हैं, 14वीं का चांद है, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा, चांद है, यानी ये हम बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये चेहरा नहीं है, क्या भाई, ये चेहरा नहीं है, ये क्या है, 14वीं का चांद है। यानी सामान्य स्थिति में देखा जाए, अगर हम उपमा और रूपक की बात करें तो इसमें क्या बोला जाता है, चेहरे की तुलना चांद से की जाती है, चेहरे की तुलना चांद से की जाती है। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि यह चेहरा नहीं, 14वीं का चांद है, ठीक है। यानी उपमान सीधा उपमान में ही उपमान ही माना जा रहा है उसको, डायरेक्टली उपमान कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, ये चांद है, 14वीं का चांद है। तो इस प्रकार का जो अलंकार होता है इसे हम बोलते हैं अपनुति अलंकार, ठीक है। क्या कहते हैं, अपनुति अलंकार, या उपमेय नहीं उपमान ही माना जाता है उसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बड़ा अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है काफी। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न पंक्तियों में क्या दिया गया है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तेरे मुख की कांति के आगे चंद्रिका फीकी पड़ी, उपमेय की ज्योति में उपमान की महिमा भी झुकी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे। देखिए क्या दिया गया, ऑप्शन ए प्रतीक, व्यतिरेक, असंगति और उल्लेख, है ना। तो व्यतिरेक, उल्लेख, असंगति और व्यतिरेक ना, इनको तो क्रॉस कर दीजिए, ये तो है ही नहीं, है ना। प्रतीप अलंकार है, प्रतीप अलंकार को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रतीप अलंकार। देखिए जैसा कि आपने इससे पहले देखा कि अपनति अलंकार में क्या हो रहा था कि उपमेय नहीं उपमान है, क्या बोला था, उपमेय नहीं उपमान है। लेकिन प्रतीप अलंकार में भी यही होता है, यानी तुलना की जाती है। देखिए उपमा, रूपक, है ना, अपनति और प्रतीप, ये चारों लगभग एक ही प्रकार के हैं, एक प्रकार के कैसे कि इनमें भी सब में, दो चारों में ही क्या होती है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, ठीक है। लेकिन सब में अंतर है, जैसे आपने देखा उपमेय में क्या होता है कि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उपमा अलंकार में, ठीक है। रूपक में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अपनति में कहा जाता है कि उपमेय नहीं उपमान है, ऐसा कहा जाता है। प्रतीप में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें ये कहा जाता है, इसमें उपमान जो होता है ना, उपमान जो होता है वो कैसा हो जाता है, तुच्छ हो जाता है, किसके सामने, उपमेय के सामने। यानी उपमेय जो है वो इतना ज्यादा हाई क्लास हो जाता है कि उपमान जिसे तुलना करनी चाहिए थी वो ही उपमेय के सामने तुच्छ हो जाता है। जैसे हम अगर कहें तेरे मुख की कांति के आगे चंद्रिका फीकी पड़ी, इसका अर्थ ये है कि जो उसके चेहरे की चमक है, मुख की जो चमक है, कांति जो है, उसके सामने चंद्रिका यानी चांदनी जो है फीकी पड़ रही है ना। अब तक हम क्या कर रहे थे, रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में क्या करते आ रहे थे कि चेहरे की तुलना चांद से करते आ रहे थे, या ये कह दिया कि तेरे मुख की कांति के आगे चंद्रिका भी फीकी पड़ी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि ये तो यहाँ उपमेय है, मुख जो है क्या है, उपमेय है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, उपमान है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो क्या रहा, उपमान जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, तुच्छ दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, किससे, उपमेय से, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है प्रतीप अलंकार, क्या होता है यहाँ पर, प्रतीप अलंकार होता है, जहां पर उपमान जो है उपमेय से तुच्छ हो जाए, छोटा हो जाए, है ना, और उपमेय श्रेष्ठ हो जाए, उससे उपमेय की श्रेष्ठता प्रकट हो जाए, तो वहां पर क्या अलंकार हो जाता है, प्रतीप अलंकार हो जाता है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे कि प्रतीप अलंकार क्या है। तो ये दो जो अलंकार आपने पढ़े बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतीप, और दूसरा जो है आपके सामने अपनति अलंकार, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम माना जाता है, सम, ठीक है, निर्वेद या सम माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए श्रृंगार, वीर, करुण या शांत, है ना। तो आप जानते हैं कि श्रृंगार का जो होता है क्या होता है, रति, है ना, और रति का मतलब क्या होता है, प्रेम, ठीक है। अच्छा श्रृंगार में आप जानते हैं कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होते हैं। वीर रस होता है, वीर रस का क्या होता है, उत्साह, वीर रस का क्या होता है, उत्साह स्थायी भाव होता है। करुण का क्या होता है, आप जानते हैं शोक, है ना, करुण का क्या होता है, शोक स्थायी भाव होता है। अच्छा शांत रस का आप जानते हैं कि शांत में क्या होता है, निर्वेद होता है, क्या होता है, वेदना रहित, निर्वेद होता है, और या इसको हम सम भी कह सकते हैं, ठीक है, निर्वेद या सम स्थायी भाव होता है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शांत रस का निर्वेद होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कूड़े पर सड़ा मांस, कीट रेंगे दुर्गंध घनी, उल्टी सी भान होए तज दूर हटे सब जंगली। काफी महत्वपूर्ण है, मैं कहूंगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूड़े पर सड़ा मांस, कीट रहेंगे दुर्गंध घनी, उल्टी सी भान होए तज दूर हटे सब जननी। ऊपर एक पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, हमें पता करना है स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव हमें जानना है, भय, जुगुप्सा, निर्वेद और विस्मय, ठीक है। तो भय क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है, भयानक रस का, ठीक है। तो ये भयानक रस का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा किसका होता है, विभत्स्य रस का, किसका होता है, बीभत्स्य रस का। अच्छा जुगुप्सा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, घृणा होता है, क्या होता है, घृणा, यानी हम किसी दृश्य को देख करके
आपके सामने घृणा उत्पन्न हो, मन में छी का भाव उत्पन्न हो कि यार क्या गंदा देख लिया हमने एकदम ना, इस तरह का अगर भाव हो तो वहां पर क्या होता है, जुगुप्सा स्थायी भाव, जुगुप्सा क्या होता है, स्थायी भाव होता है, ठीक है, विवश रस होता है, ठीक है। और विस्मय क्या होता है, विस्मय क्या होता है, अद्भुत, क्या होता है, अद्भुत, ठीक है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, वो होता है विस्मय होता है। निर्वेद जो है वो किसका है, शांत रस का है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा शांत रस का जो है वो क्या है, निर्वेद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कूड़े पर सड़ा मांस, कीट रेंगे दुर्गंध घनी, उल्टी सी भान होए तज दूर हटे सब जननी। तो इसमें मतलब घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब देख के दृश्य जो है वो कैसा है, घिनौना दृश्य है, कैसा है, पढ़ाई घिनौना दृश्य प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, जुगुप्सा स्थायी भाव होगा, कौन सा होगा, जुगुप्सा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बीभत्स रस का जुगुप्सा स्थायी भाव यहाँ पर होगा। तो देखिए आज के सेशन में आपने है ना 20 प्रश्नों की बड़ी शानदार श्रृंखला की, काफी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ का देखने को मिले, काफी अच्छे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो इन प्रश्नों का रिवीजन अवश्य करेंगे, इनको ठीक से समझेंगे, पढ़ेंगे, है ना, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर नोटिफाई करेंगे, हमें बताएंगे कि हम जो समझाने में कोई त्रुटि हो रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं या कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है, कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप उसे अवश्य पूछेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही शानदार रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अपने नए सेशन के साथ, नए शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।